नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं सीए विशाल जैन, डायरेक्ट टैक्स फैकल्टी एडवाइजर एंड कोच। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं जो किराए के मकान पे रह रहे हैं, तो वो अपने किराए का डिडक्शन कैसे ले ताकि वो अपना इनकम टैक्स कम कर सके। आज की इस वीडियो को हमने 3 हिस्से में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक सैलरीड एम्प्लॉय जिसको अपने एम्प्लॉयर द्वारा एचआरए मिलता है, तो वो एचआरए का एग्जम्पशन कैसे ले सकता है। और दूसरे हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक एम्प्लॉय के पास अपना खुद का मकान भी है, तो वो उस मकान के ऊपर इंटरेस्ट डिडक्शन कैसे लेगा अलोंग विद एचआरए, यानी दोनों का डिडक्शन एक साथ। और तीसरे हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जिनको कोई एचआरए नहीं मिलता, या फिर सैलरीड एम्प्लॉय है जिनको एचआरए नहीं मिलता, ऐसे लोग अगर किराया पे करते हैं तो वो किराए का डिडक्शन कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा एंड तक और इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एचआरए क्या होता है। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये जो अलाउंस वर्ड है, अलाउंस का मतलब होता है एक फाइनेंशियल हेल्प। यहां पे एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एचआरए देता है। जब एक एम्प्लॉयर देखता है कि उसका एम्प्लॉय किराए के मकान पे रह रहा है और किराया पे करता है, तो ऐसे वक्त में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प करता है। और इस फाइनेंशियल हेल्प को हम कहते हैं एचआरए, यानी किराया भत्ता। इस एचआरए के एग्जम्पशन को क्लेम करने से पहले आपको कुछ शर्तें ध्यान रखनी होगी। अगर आप ये शर्तें पूरी करेंगे तो ही आप एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम कर पाएंगे। शर्त नंबर 1, आप एक सैलरीड पर्सन होने चाहिए। दूसरा, आपकी सैलरी के अंदर एचआरए इंक्लूडेड है, यानी जब आप पे स्लिप को ध्यान से देखेंगे तो उस पे स्लिप के अंदर एचआरए का अमाउंट शामिल किया गया है। तीसरी शर्त, जहां पे आपकी नौकरी है उस जगह पे आप किराए के मकान पे रह रहे हैं। चौथी शर्त यह है कि आप जो भी किराया पे करते हैं अपने मकान मालिक को, तो अपने मकान मालिक से आपको एक रेंट रिसिप्ट लानी होगी और ये रेंट रिसिप्ट आपको अपने एम्प्लॉयर को देनी होगी ताकि आपका एम्प्लॉयर इस रेंट रिसिप्ट के आधार पे आपको एचआरए का एग्जम्पशन दे सके। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए आपको अपने मकान मालिक से रेंट रिसिप्ट नहीं मिलती है और उस वजह से आप अपने एम्प्लॉयर को ये रेंट रिसिप्ट नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, फिर भी आप एचआरए का एग्जम्पशन ले सकते हैं, पर तब जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब। तो अगर आप ये शर्तें पूरी कर लेते हैं तो आपको एचआरए का एग्जम्पशन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एचआरए के एग्जम्पशन को जानने के लिए हमें चलना होगा सेक्शन 10 क्लॉज 13A की तरफ अलॉन्ग विद रूल नंबर 2A। 10 क्लॉज 13A अलॉन्ग विद रूल 2A हमें ये बताता है कि हम एचआरए का एग्जम्पशन कितना ले सकते हैं। अब इस एग्जम्पशन की कैलकुलेशन करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको यह निकालना होगा कि आपको साल भर में कितना एचआरए मिला है अपने एम्प्लॉयर से। दूसरे पॉइंट में आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका मकान कहां सिचुएटेड है। अगर आपका मकान एमकेडीसी यानी मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, जिसको हम कहते हैं महानगर यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी, अगर आपका मकान इन चारों में से किसी एक जगह पे लोकेटेड है, तो ऐसे केस में आपको अपनी सैलरी का 50% लेना है। और अगर आपका मकान इन 4 सिटीज में सिचुएटेड नहीं है, तो ऐसे केस में आपको आपकी सैलरी का 40% लेना होगा। अब यहाँ पे जो वर्ड सैलरी आ रहा है, तो सैलरी में आपको क्या क्या कंसिडर करना होगा, इस पे भी आपको जरा ध्यान देना चाहिए। आमतौर पे आपने आपकी पे स्लिप देखी होगी और पे स्लिप पे आपने देखा होगा कई सारे एलिमेंट्स होते हैं आपकी सैलरी के अंदर। लेकिन जब हम यहाँ पे 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी को काउंट करते हैं, तो हमें सैलरी के सारे एलिमेंट नहीं लेने हैं। हमें सैलरी के सिर्फ 3 एलिमेंट लेने होंगे। पहला, बेसिक सैलरी लेना होगा। दूसरा एलिमेंट आपको जो लेना है वो है दैट इज डीए का। अब डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको हम महंगाई भत्ता भी कहते हैं। तो आपकी पे स्लिप में जो महंगाई भत्ता आपको दिखाई दे रहा है वो आपको लेना होगा। लेकिन इस महंगाई भत्ते में आपको एक खास बात ध्यान रखनी है। आमतौर पे जो महंगाई भत्ता होता है वो आपके फ्यूचर रिटायरमेंट बेनिफिट में शामिल होता है, पर कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि आपको जितना भी डीए मिल रहा है वो पूरा डीए आपके फ्यूचर रिटायरमेंट बेनिफिट में काउंट नहीं होने वाला है। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ वही डीए उठाना है जो आपके फ्यूचर रिटायरमेंट बेनिफिट में काम आएगा। और जो तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है दैट इज कमीशन का। आमतौर पे स्लिप में आपको कमीशन भी दिखाई देगा और ये जो कमीशन होता है वो आपको आपकी सैलरी में काउंट करना है। लेकिन यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखनी, कमीशन आमतौर पे 2 तरह के होते हैं।
एक वो कमीशन होता है जो पर मंथ दिया जाता है, जिसमें आपके टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा कमीशन अगर आपकी पे स्लिप में है तो आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर पे आधारित है, यानी जितना टर्नओवर होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज निकलेगा और वो आपकी पे स्लिप में दिखाई दे रहा है, तो वो वाला कमीशन आपको लेना चाहिए। तो ये 3 एलिमेंट को आप जोड़ेंगे और इसका 50% या 40% आपका हाउस कहां सिचुएटेड है उसके हिसाब से हम लोग काउंट करेंगे। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पे देखने वाले वो है, आपने साल भर में जितना भी रेंट पे किया है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आपकी सैलरी जो भी हमने काउंट करी बिल्कुल वो सैलरी का 10%, तो रेंट पेड में से माइनस कर दीजिए 10% ऑफ सैलरी। अब ये जो तीनों अमाउंट आपने कैलकुलेट किए हैं, अब इनको कंपेयर कीजिए। सबसे लोवेस्ट फिगर जो होगा वो आपको कंसिडर करना होगा फॉर एचआरए एग्जम्पशन। तो आई होप आपको ये एग्जम्पशन की जो कैलकुलेशन थी आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं कि ये एचआरए को जब लोग एनालिसिस करते हैं तो कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे साल भर में 1 लाख रुपए का एचआरए दिया और जहां मैंने प्रॉपर्टी किराए पे ली वहां तो मैंने 1 लाख से ऊपर का ही रेंट दे दिया, तो मैंने तो पूरा ही एचआरए खर्च कर दिया रेंट पे करने में, तो मेरे हाथ से तो पूरा एचआरए खर्च हो गया, तो ऐसे केस में मेरे हाथ में तो कुछ टैक्सेबल होना ही नहीं चाहिए। ये गलत धारणा है। अगर जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई अगर आप उस हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरा एग्जम्पशन नहीं मिल सकता। ये बिल्कुल भी तय नहीं होता कि आपको कितना एचआरए मिला और आपने कितना खर्च कर दिया, उस पर तय नहीं होता। आप अगर तीसरे पॉइंट को भी ध्यान से देखें तो उसमें लिखा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर आपका रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी से कम है तो आपका ये अमाउंट तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव को यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे नहीं, तो ऐसे केस में वो 0 ही काउंट होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है। ये बात साफ हो गई कि जब तक आपका रेंट पेड आपकी सैलरी के 10% से एक्सीड नहीं कर जाता तब तक आप कोई भी एग्जम्पशन नहीं ले सकते। अब हम बात करते हैं कि इस एचआरए को क्लेम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा अपने पास रखने होंगे और जरूरत पड़ने पे डिपार्टमेंट को देने पड़ सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेंट रिसिप्ट। इस रेंट रिसिप्ट में लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक साफ लिख के देता है कि मैंने इतने रुपए आपसे प्राप्त किए हैं, इस महीने के लिए रेंट प्राप्त किया है और जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी है वो कहां सिचुएटेड है, और लास्ट में वो सिग्नेचर करेगा और रेवेन्यू स्टैंप भी लगाएगा। फिर इसके आगे नीचे की तरफ अगर आप देख सके तो यहाँ पे मकान मालिक अपनी पर्सनल डिटेल भी शेयर करेगा, उसका नाम, उसका एड्रेस और सबसे इंपॉर्टेंट उसका पैन नंबर। अब फ्रेंड्स ये पैन नंबर को लेके इनकम टैक्स ने एक सर्कुलर इशू किया था 2013 में। सर्कुलर ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपने अपने मकान मालिक को 1 लाख से ज्यादा का किराया पे किया साल भर में, तो ऐसे केस में रेंट रिसिप्ट के ऊपर लैंडलॉर्ड को पैन नंबर डिक्लेयर करना होगा। हो सकता है कि आपका मकान मालिक आपको पैन नंबर ना दे। अगर आपका मकान मालिक आपको पैन नंबर की डिटेल नहीं देता तो आप मकान मालिक से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो एक डिक्लेरेशन भर के दे। ये डिक्लेरेशन आपको अपने लैंडलॉर्ड से लेनी होगी, जो ये साफ लिख के देगा और साइन करके देगा कि मेरे पास किसी भी तरह का कोई पैन नंबर नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपने और लैंडलॉर्ड ने जो भी रेंट एग्रीमेंट बनाया था इसकी एक कॉपी आपको भी अपने पास रखनी है। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपका रेंट पर मंथ 3,000 रुपए से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर मेंटेन करना होगा कि आपने कब कब कितना रेंट अपने मकान मालिक को दिया। तो अगर ये डॉक्यूमेंटेशन आप संभाल के रखते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। फ्रेंड्स अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। अब मान लीजिए जो एम्प्लॉय है जिसको एम्प्लॉयर द्वारा एचआरए मिल रहा है, लेकिन ये एम्प्लॉय अपने पेरेंट्स के घर में रह रहा है या अपने स्पाउस के घर में रह रहा है या अपने ब्रदर के घर में रह रहा है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अब वो एचआरए का एग्जम्पशन ले सकता है? क्योंकि एचआरए के एग्जम्पशन के अंदर शर्त जो थी वो ये था कि वो सैलरीड एम्प्लॉय होना चाहिए, उसकी सैलरी में एचआरए इंक्लूडेड होना चाहिए और वो किराए के घर में रह रहा है। अब सवाल ये है कि मकान ब्रदर के नाम पे है, मकान स्पाउस के नाम पे है और मकान पेरेंट्स के नाम पे, और आप वहां पे जब रह रहे हैं तो क्या आप एचआरए एग्जम्पशन ले सकते हैं? तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, ये एक टैक्स प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक रेंट एग्रीमेंट बनाए। अगर आप अपने पेरेंट के साथ रह रहे हैं तो आप लैंडलॉर्ड पेरेंट्स को बना दीजिए। अब वो लैंडलॉर्ड बन जाएंगे, आप किराएदार बन जाओगे और आप एक्चुअली रेंट अमाउंट पे कीजिए अपने पेरेंट्स को
और ये जो पेमेंट होगा डेफिनेटली आपको बकायदा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू करना होगा, ताकि आप 100% ये प्रूफ दे पाए कि हमने एक्चुअल पेमेंट किया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको उनसे रेंट रिसिप्ट लेनी होगी। पर ध्यान दीजिएगा, आप जितना भी रेंट का पेमेंट करेंगे वो सामने वाले के लिए एक रेंटल इनकम हो जाएगी और उन्हें उस इनकम पे टैक्स देना होगा। पर आपके लिए ये माना जाएगा कि आप एक किराए के घर में रह रहे हैं और आप एचआरए का एग्जम्पशन ले सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे। यहाँ पे हमने कई बार लोगों को ये पूछते हुए देखा है, मेरा एक मकान है अहमदाबाद में और मैं नौकरी करता हूँ मुंबई में, तो क्या अहमदाबाद वाले मकान पे जो मैंने लोन लिया है, क्या मैं उस पर इंटरेस्ट पे करके डिडक्शन ले सकता हूँ? और जो मुझे अपने एम्प्लॉयर से एचआरए मिल रहा है, क्या मैं उसका एग्जम्पशन ले सकता हूँ, क्योंकि मुंबई में मुझे किराए के घर में रहना पड़ रहा है? तो फ्रेंड्स, आंसर इज यस, बिल्कुल आप एचआरए का एग्जम्पशन भी ले सकते हैं और आप इंटरेस्ट का डिडक्शन भी ले सकते हैं। अब ये जानते हैं कि हम कैसे ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास आपका खुद का घर है पर आप किसी कारण से उस घर में नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि आपकी नौकरी किसी दूसरे शहर में है, तो ऐसे केस में अपना खुद का घर छोड़ के आपको किसी अन्य शहर में जाना पड़ रहा है और वहां नौकरी के लिए आपको वहां पे किराए के घर में रहना पड़ रहा है और वहां पे आपका एम्प्लॉयर आपको एचआरए देता है। तो ऐसे केस में आप एचआरए की एग्जम्पशन बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एचआरए की एग्जम्पशन के लिए जो शर्तें थी, आप वो कंडीशन अगर पूरी कर पा रहे हैं तो आपको एचआरए का एग्जम्पशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी तरफ जो आपका मकान है और वहां पे आप जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं बैंक को, आप उसका डिडक्शन भी ले सकते हैं। अब उसका डिडक्शन आप कितना और कैसे ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको ऊपर आइकन पे दिख रहा होगा हमारा वीडियो नंबर 1, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि हम हाउस नंबर 1 में कितना डिडक्शन ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दोनों ही बेनिफिट एक एम्प्लॉय आराम से क्लेम कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अब फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारे तीसरे मुद्दे पे। अब देखिए, जो तीसरा टॉपिक है हमारे इस वीडियो का, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो तमाम पर्सन जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कि कहीं नौकरी नहीं करते, इसलिए उनको कोई एचआरए नहीं मिलता, लेकिन वो किराए के घर में रह रहे हैं और रेंट का पेमेंट कर रहे हैं अपने मकान मालिक, तो ऐसे केस में क्या वो रेंट का पेमेंट का डिडक्शन को मिलेगा? तो आंसर इज यस, बिल्कुल मिल सकता है। और एक और पॉइंट आता है कि कई सारे ऐसे भी एम्प्लॉय हैं जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनको अपने एम्प्लॉयर से कोई एचआरए नहीं मिल रहा है और वो लोग भी किराए के घर में रह रहे हैं, तो जो वो किराया पे कर रहे हैं, क्या उसका भी डिडक्शन उनको मिलेगा? तो आंसर इज यस, वो भी डिडक्शन ले सकते हैं। और इस ATGG के अंदर हम इन्हीं दो मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन ATGG के अंदर इस रेंट के डिडक्शन को लेने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान से समझनी होगी। अगर ये शर्तें हमने पूरी कर ली तो ATGG के अंदर हमें डिडक्शन मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट कि ये डिडक्शन एक इंडिविजुअल को मिलेगा और इंडिविजुअल के अलावा किसी और को नहीं मिल सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इंडिविजुअल है इसको साल भर में किसी भी तरह का कोई भी एचआरए नहीं मिला है या रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं मिला है अपने एम्प्लॉयर द्वारा। अगर ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय ही नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ये पॉइंट तो वैसे ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब अगर आप ये दोनों बातें फुलफिल कर लेते हैं तो ऐसे केस पे आप ATGG का बेनिफिट ले सकते हैं। अब इस ATGG का बेनिफिट लेने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी होगी। यहाँ पे भी कैलकुलेशन 3 हिस्से में है, आपको ये तीनों पॉइंट निकालने होंगे, इसमें से जो भी लोअर होगा, सबसे लीस्ट होगा, वो आपको डिडक्शन के रूप में मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट दैट इज 5,000 रुपीज पर मंथ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। और तीसरा पॉइंट आता है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब वर्ड यहाँ पे एडजस्टेड टोटल इनकम आता है, तो ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रॉस टोटल इनकम लेनी है। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप कैपिटल गेन से होने वाली इनकम को हटा दीजिए। उसके बाद आप सारे डिडक्शंस ATC से ATU लेने के लिए एलिजिबल है वो सारे माइनस कर दीजिए, सिर्फ ATGG को छोड़ के। तो ये दोनों चीजें जब आप ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करेंगे तो आपके हाथ में आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। अब इन तीनों में से जो भी लिस्ट फिगर होगा, सबसे लोअर फिगर होगा, वो आपको डिडक्शन के तौर पे मिलेगा। फ्रेंड्स, अब आते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब मान लीजिए किसी रीजन से आपका मकान मालिक आपको रेंट रिसिप्ट नहीं देता है, तो ऐसे केस में आपको कुछ चीजें आपके पास रखनी होगी, वो है दैट इज बैंक स्टेटमेंट, जो ये बताता है कि आपने कब अपने मकान मालिक को कितना पैसा पे किया। तो एज अ प्रूफ आपके पास हमेशा ये अवेलेबल रहेगा कि आपने अपने मकान मालिक को ये रेंट पे किया। और दूसरा आपका रेंट एग्रीमेंट। तो ये दोनों अगर चीजें आपके पास है और रेंट रिसिप्ट नहीं है, तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर कोई इंक्वायरी खड़ी करता है तो आप ये दो चीजें दिखा के आप क्लेम कर सकते हैं कि मैंने जो रेंट पे किया है वो उसका जो मैंने एचआरए एग्जम्पशन लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है। इसी तरह से दूसरा सवाल जो हमारे सामने कई बार आता है वो ये आता है
कि सर मैंने जो रेंट पे किया उस रेंट के अंदर मैंने मेंटेनेंस चार्जेस भी पे किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी पे किया, तो क्या ये भी रेंट अमाउंट में काउंट होगा? तो जब रेंट रिसिप्ट बनाई जाएगी तो ये भी अमाउंट उसमें शामिल करना होगा? तो आंसर इज नो। आपको जो एचआरए का एग्जाम्पशन मिलता है वो एचआरए का एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ रेंट पे मिलता है। अगर आपने रेंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस चार्जेस, रिपेयर चार्जेस जो भी अगर खर्च किए हैं तो इसका डिडक्शन आपको एचआरए के अंदर नहीं मिलेगा और ना ही ATGG के अंदर मिलेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, जिस तरह से आपका रिस्पांस मुझे रेगुलर मिलता जा रहा है और स्पेशली टैक्स पे चर्चा का फर्स्ट वीडियो रिलीज करने के बाद मेरे पास बहुत अच्छा रिस्पांस आया। अगर फ्रेंड्स आपके दिमाग में भी ऐसी कोई क्वेरी है, कोई चीज आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे जरूर व्हाट्सएप करके भेजिएगा। मैं आपकी क्वेरी को बहुत जल्द सॉल्व करूंगा। मुझे एक टॉपिक जनरली जो बार बार लोग पूछ रहे थे, तो मेरा अगला जो वीडियो है, वीडियो नंबर 3, हम उस टॉपिक पे बनाएंगे और वो वीडियो है हमारा ATC के डिडक्शंस के बारे में। आमतौर पे कई सारे लोगों का ये कहना होता है कि सर हमें ATC के अलावा कुछ दूसरे डिडक्शंस के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो अगला जो मेरा वीडियो होगा, ATC के अलावा और कौन कौन से डिडक्टेबल सेक्शन और है जिनकी मदद लेके हम हमारा टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए मैं बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज आप इसको लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।